हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो में आज हम वेब डिज़ाइन के ऊपर एक नए टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आज हम सीएसएस का बेसिक सीएसएस के कॉन्सेप्ट का आज ये सेकेंड वीडियो है। मैं पिछले वीडियो में सीएसएस का डिस्कशन किया था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें कुछ बात रह गया था, उसको आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये दो आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यूट्यूब चैनल को आपको दिखा दें कि आपको यूट्यूब पर जाके सर्च करना है कोडिंग शर्मा, तो यहाँ से एक कोडिंग शर्मा का ये चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ खोलेंगे तो इसमें देखिए 219 सब्सक्राइबर अभी हो चुका है। आप अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस कोडिंग शर्मा चैनल पर क्या क्या होता है। तो इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो और साथ ही साथ कोडिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है, जिसमें हम बहुत सारा प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें जावा चल रहा है, अभी सी प्रोग्रामिंग चल रहा है, और वेब डिज़ाइन के ऊपर कोई वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर आज का ये सीएसएस का वीडियो रहने वाला है, तो उसका भी हम पढ़ाए हैं, जिसमें एचटीएमएल ये सारा चीज़ है। तो आपको प्लेलिस्ट में दिखा दूँ, यहाँ से प्लेलिस्ट आप एक्सेस करेंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आपको इस सीएसएस से पहले जो भी एचटीएमएल का 2 वीडियो और सीएसएस का भी वीडियो वो आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट में देखिए वेब डिज़ाइन का यहाँ पर प्लेलिस्ट है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतना सारा वीडियो है, जिसमें आपको यहाँ दिख रहा है कि HTML बिगनर्स के लिए और एडवांस HTML दोनों हम वीडियो में पढ़ाए हैं, और CSS का ये पार्ट 1 था, जिसमें आपको यहाँ दिख रहा है पार्ट 1। आज का पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ से अगर ये वीडियो नहीं देखें जरूर चेकआउट करें, तब जाके यहाँ से इस वीडियो में समझ में आपको कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं उसको देखिए। कहाँ तक हम पीछे अगर हम बैक करते हैं तो देखिए, पिछले वीडियो में हम अलाइनमेंट पढ़े थे। ठीक है, अलाइनमेंट में हम जो है अलाइनमेंट में डिस्कशन किए थे कितने टाइप का अलाइनमेंट होता है, वो चीज़ को पढ़े थे। अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी टेक्स्ट अगर किसी मान लीजिए यहाँ पर एक पेज है, इस पेज में अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो पेज का बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखने का स्टाइल स्टार्ट होता है लेफ्ट से होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये लेफ्ट से हुआ स्टार्ट, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। इस तरह के अलाइनमेंट कहलाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अगर कोई भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट से सेम हो, यहाँ पर राइट से अगर सेम हो ना, तो वो हो जाएगा राइट अलाइनमेंट। ये हो गया, देखिए इस तरह से राइट में एकदम सेम टू सेम लाइन है, लेकिन लेफ्ट में अलग अलग है, तो इस तरह के अलाइनमेंट कहलाता है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, और इसी तरह सेंटर अलाइनमेंट भी होता है कि जैसे ये पेज है, इस पेज में आपको बीचों बीच जो है ना, सेंटर में आपको एक सीरियल मिलेगा, तो इस तरह का अलाइनमेंट को हम सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। और एक और लास्ट अलाइनमेंट था जस्टिफाई। ठीक है, वो जस्टिफाई में क्या है कि लेफ्ट से और राइट तक के हर लाइन इंड होगा एक ही पॉइंट से और एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो इस तरह के अलाइनमेंट को हम जस्टिफाई कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई, इसका चर्चा पिछले वीडियो में किए हुए हैं। अगर नहीं देखे जरूर चेकआउट करें, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन जो रहने वाला है वो आपको ये टाइप ऑफ सेलेक्टर के ऊपर रहने वाला है, कि सेलेक्टर का टाइप देखेंगे कि कितने टाइप का सेलेक्टर होता है और सेलेक्टर क्या होता है। सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में सीएसएस में देखा था कि सेलेक्टर क्या होता है। सेलेक्टर का मतलब टैग होता है। एचटीएमएल का जो टैग होता है वो टैग इसके अंदर सेलेक्टर कहलाता है, और जिस सेलेक्टर पर हम कोई भी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, उस डिफाइन करने की प्रॉपर्टी जो है वो सेलेक्टर कहलाता है, और सेलेक्टर के मदद से ही हम लोग सीएसएस के स्टाइल शीट को डिफाइन करते हैं, और फिर उस प्रॉपर्टी सेलेक्टर के मदद से हम उसको यूज करते हैं, तो मेरे वेबसाइट में डिजाइनिंग का काम परफॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ सेलेक्टर में आपको लिखा हुआ है कि सिंपल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर का मतलब हो गया कि वैसा सेलेक्टर जो किसी टैग के नाम से अगर हम कोई सेलेक्टर का प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, सिंपल सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर क्या है, आईडी सेलेक्टर क्या है, तो बारी बारी से हम इस सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करें, आपको सिंपल सेलेक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सिंपल सेलेक्टर जो है वो क्या है। सिंपल सेलेक्टर वो चीज़ आपको हम बता दूं। देखिए, यहाँ से मैं एक ब्लैंक पेज ले लिया है और यहाँ पर देखिए
सबसे पहले अगर हम सिंपल सेलेक्टर के बारे में देखें, सिंपल सेलेक्टर का मतलब होता है वैसा सेलेक्टर जिसमें अगर हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, जैसे देखिए H1 HTML के अंदर H1 एक टैग है, लेकिन CSS के अंदर इसी को हम बोलेंगे सेलेक्टर बोलेंगे। और सिंपल सेलेक्टर का मतलब होता है वैसा सेलेक्टर जिसमें जो HTML का जो टैग है ना, उस टैग के मदद से हम लोग जो टैग में HTML के टैग में जब CSS का प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो वो कहलाता है सिंपल सेलेक्टर। तो यहाँ देखिए ये सेलेक्टर हुआ H1 और इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर रेड कर दिए। अब यहाँ पर रेड किए और इस तरह से ये क्या होगा, इस तरह का जो सेलेक्टर होगा सिंपल सेलेक्टर, और इस सेलेक्टर का चर्चा हम पिछले वीडियो में भी किए हुए हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे सेलेक्टर के बारे में देखते हैं। देखिए अगला सेलेक्टर है आपका 2 नंबर, वो है क्लास सेलेक्टर से पहले हम आईडी सेलेक्टर को बता दें। देखिए आईडी सेलेक्टर क्या होता है, देखिए वैसा सेलेक्टर जो यूनिकली हो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी CSS के अंदर यूनिक डिफाइन करना हो, यूनिकली अगर कोई चीज़ को डिफाइन करना हो ना, तो उसके लिए हम लोग आईडी सेलेक्टर यूज करते हैं। देखिए आईडी का मतलब होता है यूनिक, जैसे किसी भी चीज़ का यूजर आईडी होता है, आईडी है ना, वो चीज़ यूनिक बनाता है। उस किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट में यूनिकली प्रॉपर्टी अगर डिफाइन करना हो, एक्सेस करना हो, तो उसके लिए हम लोग जो सेलेक्टर डिफाइन करते हैं वो आईडी सेलेक्टर डिफाइन करते हैं। अब आईडी सेलेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, तो आईडी सेलेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग हैश सिंबल यूज करते हैं, हैश लगा के, और यहाँ पर आईडी सेलेक्टर नेम, और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हो जाएगा प्रॉपर्टी। तो यही है सिंटेक्स आईडी सेलेक्टर का। आईडी का मतलब यहाँ पर हैश सिंबल के साथ कोई भी उसका टैग का वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वो आईडी सेलेक्टर कहलाता है, और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी डालेंगे। देखिए इसका एग्जांपल हम बताते हैं। देखिए जैसे अगर एग्जांपल देखें देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर हैश, और यहाँ पर एक आईडी मान लीजिए x, एक वेरिएबल ले लेते हैं, आईडी का नाम है हैश, और इस तरह डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका प्रॉपर्टी हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर और रेड कर देते हैं। आपको हम और भी प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, वैसा भी हम बैकग्राउंड ही सिर्फ ले रहे हैं। और ये हो गया, ये डिफाइन किए। और इसका यूज कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कोई टैग लगाए हैं H1 टैग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज करने के लिए हम लोग आईडी कीवर्ड का यूज करेंगे, आईडी। और इस आईडी एक यहाँ पर एट्रीब्यूट हुआ, पता होना चाहिए। टैग के साथ कोई भी चीज़ लिखते हैं स्पेस के साथ तो वो कहलाता है एट्रीब्यूट। यहाँ पर ये आईडी जो है ना एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट के अंदर जो वेरिएबल हम जो आईडी पास करेंगे, जैसे यहाँ पर हम आईडी क्या बनाए हैं x, और x को पास किए तो ये क्या हो गया, एक आईडी बनाया। और यहाँ पर हम मान लीजिए इसके अंदर प्रॉपर्टी देते हैं माई एप्लीकेशन, ठीक है, माई एप्लीकेशन, और इस तरह से ये H1 क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा, इस यूनिकली आइडेंटिफिकेशन आईडी जो वेरिएबल हम बना चुके हैं, यहाँ पर डिफाइन किए हैं, उसके प्रॉपर्टी को ये एक्सेस कर दिया और वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, माने माई एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड है वो रेड आ जाएगा। तो इस तरह से हम आईडी सेलेक्टर को बनाते हैं। हम अभी बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा कि आईडी सेलेक्टर क्या है, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए इसके अलावा होता है क्लास सेलेक्टर। अगला है लास्ट जो है वो सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। देखिए नाम से स्पष्ट है, क्लास के अंदर, जैसे अगर एक स्कूल है, कॉलेज है, कोई चीज़ है, उसके अंदर एक क्लास होता है, तो क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट होता है। तो मतलब क्या है कि अगर मोर देन वन डेटा, अगर हमको मोर देन वन डेटा को एक ग्रुपिंग करना हो, ग्रुपिंग करने का मतलब हो गया सेम प्रॉपर्टी, अगर एक ही प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा वैल्यू में अगर हमको अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक क्लास सेलेक्टर डिफाइन करते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा यूज कहाँ है, तो आगे चल के जब हम एक बूट स्ट्रैप के अंदर वीडियो लेके आएंगे, बूट स्ट्रैप का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्लास सेलेक्टर का काम क्या है, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर का वहाँ पर प्रॉपर वर्किंग चलेगा, उसे आज प्रैक्टिकल भी करेंगे और आपको प्रॉपर एक डिजाइन भी सिखाएंगे अब अच्छे से।
देखिए अब इसको, इसका सिंटेक्स क्या है, मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। सिंटेक्स है कि कब, जैसे हम बताए हैं पीछे अभी कि आईडी सेलेक्टर को हैश सिंबल के साथ हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसी तरह क्लास सेलेक्टर को डॉट के साथ करते हैं, डॉट और स्पेस देके जो है ना क्लास सेलेक्टर नेम और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी डालेंगे, तो यही है सिंटेक्स। इस तरह से सिंटेक्स है, और इस सिंटेक्स को यूज करने के लिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, किसी टैग के अंदर क्लास नाम का एट्रीब्यूट लेंगे, जैसे वहाँ आईडी नाम का एट्रीब्यूट लिए थे, यहाँ क्लास नाम का आईडी एट्रीब्यूट के अंदर उस क्लास के नाम को लिखेंगे, तो वो क्या होगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। देखिए जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम बता दें तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर एक क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एक्स नाम का एक क्या करते हैं, क्लास सेलेक्टर डिफाइन करते हैं, इसको एनोनिमस सेलेक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसको डिफाइन किए, तो अब यहाँ पर हम मान लीजिए इसका कलर करते हैं, कलर कोलोन ब्लू, कलर कर दिए ब्लू। अब यहाँ पर ये डिफाइन हो गया, और इसका यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो मान लीजिए एक h1 टैग बना दिए हैं, इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा क्लास इजकल टू वेरिएबल का नाम, क्लास वेरिएबल का नाम क्या था, यहाँ देखिए एक्स है, एक्स रख दिए, और यहाँ से हम लिख देते हैं माई एप्लीकेशन, और माई एप्लीकेशन लिख दिए, h1 को क्लोज कर देंगे, तो ये क्लोज किए, तो इस तरह से माई एप्लीकेशन बना। और ये जो क्लास के अंदर एक्स नाम के वेरिएबल में जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन किए क्या है, ब्लू, तो इसके फॉन्ट को, फोरग्राउंड कलर को ब्लू कर देगा। लेकिन देखिए ये चीज हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में फिर कोई डिफरेंस तो पता नहीं चला। तो इसको पता, अभी तो सिंपल दोनों प्रॉपर सेम ही काम कर रहा है, लेकिन इसका यूज हम करेंगे आगे, जब हम मोर देन वन प्रॉपर्टी पर हम सेम टाइप का प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्लास सेलेक्टर बनाना पड़ेगा। और किस उस मोर देन वन प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, एक मान लीजिए क्लास 10th है, एक उस क्लास 10th के अंदर मान लीजिए 10 बच्चा है, तो 200 बच्चा को एक ग्रुपिंग हो गया, तो उसके लिए हम एक क्लास प्रॉपर्टी होगी। लेकिन उस क्लास के अंदर 10 बच्चा है, तो हर बच्चा का एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसको रोल नंबर बोलते हैं, तो वो एक यूनिक होता है, तो वो आईडी हो गया। ठीक है, तो क्लास के अंदर आईडी होता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, उसमें सेम टाइप का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्लास सेलेक्टर बनाएंगे, और उसके अंदर कोई जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हम आईडी सेलेक्टर का यूज करेंगे। अभी हमने बताया, और इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, और तब समझ में आपको डिटेल में आएगा। तो चलिए इसका हम प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे इसका प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे इस बात को। देखिए दोस्तों, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर, और यहाँ से हम क्या करते हैं, नोटपैड ओपन कर लेंगे, एडिटर। ठीक है, नोटपैड या आपके सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस है तो उसको भी एडिटर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। हम अभी नोटपैड ही ले रहे हैं, बाद बाकी जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे, फिर बैकएंड पर भी काम करेंगे, तो वहाँ पर हम दूसरे एडिटर पर लेंगे, जिससे जब लार्ज पैमाने पर कोडिंग स्टार्ट होगा तो फिर एडिटर वहाँ पर ले लेंगे, अच्छा से वो काम करेगा। अभी नोटपैड पर ही चलते हैं। यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाने के लिए हम करते क्या है, इसको यूज करने के लिए HTML हेड, ये सब आपको पता है, उससे एक रिवाइज हो जाएगा। देखिए टाइटल, और टाइटल में लिखते हैं CSS प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसमें हम टाइटल को क्लोज कर देंगे। अगर अभी HTML में रिलेटेड डाउट है तो आप पिछले वीडियो को जरूर चेकआउट करें, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो गया HTML क्लोज हो जाएगा। अब इसको सेव कर लेते हैं, हम फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर लें। आप जहाँ सेव करेंगे उसका याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं CSS डेमो .html इस नाम से फाइल को सेव कर दिए, और ये मेरा डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव हो चुका है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लिक है, बस इस पर क्लिक करेंगे, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें अब क्या है, कोई भी डेटा आया नहीं, क्योंकि हम तो सेव किए नहीं, कोई डेटा दिए ही नहीं। तो चलिए आप इसके अंदर डेटा दे के देखते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, सिंपल सेलेक्टर का इस्तेमाल बताते हैं हम सेमी वैल्यू में। जैसे मान लीजिए एक H1 लीजिए, और इस H1 के अंदर हम करते हैं कलर, कर दिए रेड। एक ही प्रॉपर्टी बताते हैं, बाकी तो खाली अभी समझा रहे हैं उसका वर्किंग, फिर हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो कंप्लीट हम वर्किंग समझाएंगे। यहाँ देखिए H1 लिए, और इसमें हम देते हैं माई एप्लीकेशन फॉर्म।
और यहाँ से H1 बंद हो जाएगा। अब इसको हम सेव करिए, वापस सेव करें, जब जब एडिट करेंगे सेव करेंगे और HTML में आके यहाँ से क्लिक करके इसको रिफ्रेश किए, देखिए आ गया क्या, माई एप्लीकेशन फॉर्म बना। लेकिन ऊपर में देखिए कुछ आ गया है, ये देखिए सीधे सीधे वो CSS का जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन किए थे वो सीधे सीधे आउटपुट दे दिया, उसका वर्किंग नहीं आया। रेड इसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर जो है रेड नहीं किया। तो नहीं किया तो आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि CSS के प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। तो ये स्टाइल टैग के अंदर लिख दिए, तब जाके ये आप अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर सेव किए, वापस आके क्रोम को खोलेंगे तो देखिए आपके सामने कलर हो गया रेड हो गया, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। तो ये है आपका सिंपल सेलेक्टर, ठीक है। सिंपल सेलेक्टर में एक नया बात हम बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इतना तरह हम इसको 3-4 बार कॉपी कर दिए। मान लीजिए कि इसको एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन 3, 4, 5 ये हो गया। अब इसको हम वापस आते हैं इस पर, देखिए आपके क्या हुआ, सारे पर सारा H1 का कलर कर दिया रेड। अब हमको चाहिए इस पर ये दो H1 पर सेम प्रॉपर्टी हो और इस दोनों पर अलग हो। इसके लिए हम करेंगे क्या क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, इस तरह से बात हुआ, अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या कि इसमें अलग अलग वेरिएबल चाहिए, तो बस करना क्या है, इसमें डॉट करके x कर देते हैं और इसी को वापस डिक्लेयर करके यहाँ पर H2y कर देते हैं। अब इसका कलर कर देते हैं पिंक, मान लीजिए ब्लू कर देते हैं। अब क्या है, यहाँ पर आएंगे और क्लास यूज कर लेंगे, क्लास इजकल टू x को यूज कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं, क्लास इजकल टू y कर देते हैं। अगली बार में आते हैं, क्लास इजकल टू x करते हैं। इसमें आते हैं, क्लास इजकल टू y करते हैं। अब इसमें छोड़ देते हैं नीचे वाले। आप देखिए वापस इसमें कंपाइल करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, देखिए क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, माई एप्लीकेशन फॉर्म 1 कलर, जब वेरिएबल हम H1 डॉट एक्स किए थे, माने एक वेरिएबल बना दिए थे क्लास टाइप का, तो उसको हम जिस तरह के क्लास में हम उसको ग्रुपिंग कर दिए तो उसमें उस तरह का प्रॉपर्टी हो गया। देखिए सब में है H1 ही टैग है, टोटल H1 टैग ही था, लेकिन हम अगर सारे H1 टैग में एक ग्लोबली वेरिएबल के माध्यम से डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करना हो तो उसके लिए एक डॉट करके एक नया वेरिएबल हम उसमें डिफाइन कर लेंगे, तब जाके वो काम कर जाएगा। तो यहाँ से आप आउटपुट देखिए, नीचे वाले में क्या किए हैं कि सीधे H1 लिखे हैं, लेकिन इसका कलर कुछ नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट रेड होता है तो ये रेड ही दिखा दिया, सॉरी बाय डिफॉल्ट होता है ब्लैक, तो ब्लैक ही दिखाया, सब प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया, बाकी वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया है। तो ये क्या है कि इस तरह से हम करते हैं कि सेम टाइप के टैग पर डिफरेंट प्रॉपर्टी ग्लोबल रूप से एक्सेस करने के लिए हम लोग इस तरह से डॉट करके डिफाइन करते हैं, ये चीज़ है। तो चलिए हम अब क्लास का बात करते हैं। तो क्लास के लिए करना क्या है, बस इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर हम एक x लेते हैं, अब क्लास बनाएंगे, डॉट करके x कर दिए। अब यहाँ पर हम इसमें प्रॉपर्टी डाल देते हैं कलर ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम जितने डिफरेंट टाइप का, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ टैग लेते हैं, ये पैराग्राफ टैग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं, यहाँ से ये भी डिलीट करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए वापस सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट इदुन्नू को क्या किया, ग्रीन कर दिया, लेकिन इस पर कोई कलर नहीं किया। तो इसको लिए क्या करेंगे, हम इसमें भी अगर क्लास आके डिफाइन करते हैं, क्लास इजकल टू एक्स, क्लास इजकल टू एक्स। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, देखिए इसका भी कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो एक बात मैं बता दूं कि पिछले वाले अभी जो जस्ट बताए हैं कि H1 डॉट एक्स और सीधे यहाँ x डॉट एक्स है, तो डॉट एक्स और H1 डॉट एक्स में डिफरेंस यही है कि H1 टैग के अंदर एक x वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन डॉट एक्स कर दिए तो ये एक ऐसा वेरिएबल हो गया क्लास टाइप का जो जिसको जिस किसी भी टैग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस किसी भी लोकेशन पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉट क्लास को क्लास सेलेक्टर को इस तरह से डिफाइन करेंगे और इस तरह से एक्सेस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही बताए हैं, जब इसका हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे, तब उसमें और भी इसका वर्किंग आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आईडी सेलेक्ट करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसी वेरिएबल को हम हैश कर देंगे, हैश सिंबल के साथ एक्स कर दिए। अब यहाँ पर करना क्या है, बस जहाँ पर क्लास लिखा हुआ था उसके जगह हम आईडी लिख देंगे और ये आईडी लिख दिए, तो वो क्या होगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। अब देखिए इसको वापस रन करते हैं, मान लीजिए इसका कलर करते हैं ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आया, इसको रिफ्रेश किए तो अब इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया।
तो इस तरह से आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और सिंपल सेलेक्टर को हम यूज करते हैं डिक्लेयर करके, या फिर उसको एक्सेस करते हैं। मैंने इतना ही बताया है। इस पर अब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी सीएसएस का लगा के फिर उसका वर्किंग पता चलेगा। तो वहाँ पर भी यही चीज़ है और कुछ अलग नहीं है, आपको हम वर्किंग क्लियर कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, अभी आगे हम चलते हैं। तो अब क्या है, सीएसएस बॉक्स मॉडल। अगला जो टॉपिक है वो सीएसएस बॉक्स मॉडल है। ये क्या होता है बॉक्स मॉडल, उसको समझिए। क्या लिखा, द मार्जिन एज, बॉर्डर एज और पैडिंग एज, कंटेंट एज। इस तरह से बॉक्स मॉडल बना जाता है। बॉक्स मॉडल को समझते हैं और फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एक क्या है, एक मेरा स्क्रीन है, उसमें अगर हम लिखते हैं मान लीजिए हेलो, हेलो लिखे, तो ये हेलो को अगर बॉक्स मॉडल में यूज करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके हेलो दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट। इसमें मार्जिन लेफ्ट लगा दिए हैं। मान लीजिए कि जितना पिक्सल हम यूज कर लिए हैं। फिर देखिए टॉप से इतना डिस्टेंस लेके ये शो कर रहा है, ये हो गया मार्जिन, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हो गया। फिर इधर से दो चीज़ है। फिर इसका बिर्थ अगर मान लीजिए कि ये कितना बड़ा लिखना है तो वो हो गया बिर्थ। फिर क्या है, हाइट कितना बड़ा है, ये जो एच लिखा हुआ है इतना बड़ा हाइट है इसका। उसके बाद इसके अंदर बॉर्डर लगाते हैं मान लीजिए इस तरह से, और ठीक है, तो ये सब कहलाता है। अब पैडिंग क्या होता है वो समझिए। पैडिंग होता है, मार्जिन जो होता है वो कंप्लीट स्क्रीन से लेते हैं, स्पेस लेता है। जैसे मान लीजिए कंप्लीट मेरा मॉनिटर स्क्रीन है, जो वेब पेज है, उस पेज से वो टेक्स्ट का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है मार्जिन, और मार्जिन मार्जिन कहलाता है। और पैडिंग क्या होता है, उस जहाँ से वो स्टार्ट हुआ उस जगह से उस टेक्स्ट के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है पैडिंग, ठीक है। तो यही पैडिंग होता है। तो पैडिंग से लगाने से वो चीज़ क्या हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। यही पैडिंग का कॉन्सेप्ट है। मैंने पैडिंग बताया कि अगर कोई एक मान लीजिए कि ये बॉक्स लेते हैं, सपोज कीजिए ये बॉक्स है और ये बॉक्स किसी भी पेज के अंदर है, तो इस पेज में लेफ्ट से जो स्पेस लेके ये बॉक्स बन रहा है, तो ये जो लेफ्ट से स्पेस ले रहा है ये कहला जाएगा मार्जिन होगा। और इसके अंदर अगर हम हेलो लिखते हैं, देखिए इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं, तो इस बॉक्स के अंदर हेलो इतना डिस्टेंस होके टॉप बॉटम ये डिस्टेंस होके शो कर रहा है, तो ये कहला जाएगा पैडिंग कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, पैडिंग कहला जाएगा। तो यही पैडिंग होता है और मार्जिन होता है। और बॉर्डर मतलब ये जो बाउंडेड रीजन है, जो बाउंडेड जगह आपको दिख रहा है, ये जो अभी जो दिखा रहे हैं, यही कहलाता है बॉर्डर। तो यही है बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट, और इस मॉडल से किसी भी लेयर को हम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। तो अगला टॉपिक समझने से पहले हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में क्या कैसे हो रहा है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके प्रैक्टिकल करने के लिए वापस हम एक फाइल में आ गए हैं, और इसी फाइल में हम क्या करते हैं, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, CSS बॉक्स मॉडल कर देते हैं, CSS बॉक्स, ठीक है। बॉक्स मॉडल या बॉक्स कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक H1 टैग लेते हैं, ठीक है। और इस H1 टैग के अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी को भी डेटा लिख दिए, हेलो, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। अब यहाँ से ये लिखे और यहाँ से H1 क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसको सेव कीजिए, यहाँ से आके पेज को रिफ्रेश करेंगे, इस तरह से बन गया। अब इसको बॉक्स मॉडल में दिखाएंगे मार्जिन लेके। तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर में, हम वही क्लास सेलेक्टर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर में ही डिफाइन करके उस क्लास को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, क्लास इजकल टू एक्स। अब देखिए बॉक्स मॉडल बताते हैं। अभी हम जितने प्रॉपर्टी है वो सबको दिखाते हैं। सबसे पहले मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट किए, लेफ्ट मान लीजिए 100 पिक्सल कर दिए, 100 पिक्सल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बारी बारी से लगाएंगे और बारी बारी से आउटपुट दिखाएंगे। 100 पिक्सल लगा के सेव किए तो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो हेलो हाउ आर यू, ये लेफ्ट से, यहाँ से लेफ्ट से जो है ना 100 पिक्सल का स्पेस लेके वो शो कर रहा है ना। मार्जिन टॉप लगा के अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर आएंगे मार्जिन और इसमें हम टॉप कर देंगे। मार्जिन टॉप करते मान लीजिए 250 पिक्सल। अब इसको सेव किए,
सेव किए कंट्रोल एस से, फिर आके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए मार्जिन जैसे 250 किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कर दिया 250 कर दिया। तो मैंने पिछले अभी समझाया पीछे कि मार्जिन क्या होता है, उस स्क्रीन से उस पेज से उस टेक्स्ट का डिस्टेंस होता है, उस डेटा का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसका हम पैडिंग लगाएंगे और फिर हम आगे करेंगे। देखिए पैडिंग, तो पैडिंग देखिए पैडिंग, और पैडिंग कैसा पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग। पैडिंग से पहले हम इसका बॉर्डर सेट करते हैं, तब दिखेगा आपको बॉर्डर, BORDER, स्पेलिंग सही कर लेंगे। बॉर्डर कितना करते हैं, मान लीजिए 50 बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 पिक्सल कर दिए। अब इसको सेव किए वापस, फिर से आके इसमें देखते हैं क्या बॉर्डर दिखा, नहीं दिखा, तो बॉर्डर का कलर कर देंगे, BORDER बॉर्डर कलर, और हाइपन करके रेड करते हैं, क्या बॉर्डर का कलर इसमें आ जाएगा वो देख लीजिए। तो यहाँ से हम सेव किए तो ये बॉर्डर का कलर नहीं आ रहा है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है उसके बारे में भी बताते हैं। देखिए बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर के लिए बॉर्डर स्टाइल लिखना होता है, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये कैसा बॉर्डर होगा, सॉलिड बॉर्डर होगा, ठीक है, तब जाके काम करेगा। तो देख लीजिए क्या आउटपुट बॉर्डर में आया है। तो इसको सेव जब किए, रिफ्रेश किए, तो ये देखिए आपको बॉर्डर दिख गया, यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ये स्टार्ट किया, लेफ्ट से लिया, राइट मार्जिन नहीं दिए हैं। तो अगर हम मार्जिन राइट भी कर दें इसमें तो छोट दिखेगा यहाँ पर, अगर मार्जिन राइट, ठीक है, मार्जिन राइट में मान लीजिए 100 पिक्सल कर दिए। अब इसको सेव करके पेज रिफ्रेश करेंगे, यहाँ 100 पिक्सल का ले लिया। इसको 100 को अगर हम मान लीजिए 500 कर देते हैं, अब 500 किए, देखिए रिफ्रेश किए तो 500 पिक्सल ले लिया। थोड़ा सा और रहने दीजिए इतना ही, ठीक है। अब क्या है कि पैडिंग लगाते हैं। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट पैडिंग देते हैं। लेफ्ट से कितना पिक्सल पर वो दिखेगा, तो मान लीजिए लेफ्ट से हम देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पर 20 पिक्सल देते हैं तो इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए पैडिंग मैंने क्या बताया, वापस अभी रिफ्रेश करने से पहले समझा देते हैं। ये टॉप से मार्जिन था लेफ्ट 250 पिक्सल या जितना दिए थे, और लेफ्ट से था पिक्सल, तो ये कंटेंट दिखा। अब इसमें अंदर, इस बॉर्डर के अंदर अब ये दिखेगा, तो वो हो गया पैडिंग। देखिए पैडिंग आप समझ लीजिए, पैडिंग लगाने से क्या हो गया, इस तरह से ये चीज हो गया, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो चलिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम पैडिंग दिखाते हैं। इनपुट टाइप इजकल टू टेक्स्ट, ठीक है। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स एक बनाया होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने बना, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देखिए जो कंटेंट लिख रहे हैं, मान लीजिए कोडिंग शर्मा ये लिखे हैं, तो कोडिंग शर्मा जो है ना एकदम लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, एकदम देखिए सटा हुआ है। अगर इसमें हम पैडिंग ले लें, ठीक है, तो बस इसमें जाएंगे और इसी के अंदर CSS प्रॉपर्टी इनलाइन डिक्लेयर कर लेते हैं कि पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग हाइफन लेफ्ट, और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं मान लीजिए 20 पिक्सल। अब इसको सेव किए तो देखिए आपके सामने इस बॉक्स के अंदर होगा क्या, आप जैसा ही देखिए आपके सामने, देखिए अब हम यहाँ पर कोडिंग शर्मा लिख रहे हैं तो आपको ये कितना दिखाया, ठीक है, 20 दिखाया। तो अब हम पैडिंग इसमें और लगाते हैं। इसको रुकिए थोड़ा सा बड़ा करके जूम आउट कर दे, 1 मिनट, यहाँ से जूम आउट कर दे, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं W3 को, और यहाँ से जूम आउट करेंगे। तो ये जूम आउट किए तो ये देखिए इस तरह से क्या हो गया कि लेफ्ट से सिर्फ लेफ्ट से दिखा रहा, ठीक है। इसको हम और छोटा करते हैं, लेफ्ट से दिखा रहा। अगर मार्जिन टॉप लगाते तो और सुंदर लगेगा। इसी में सेमीकोलन देके मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में हम कर देते हैं 20 पिक्सल। अब देखिए जैसे 20 पिक्सल की रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो अब ये मार्जिन टॉप से भी जो है दिया, ठीक है। और मार्जिन टॉप देने के बाद मार्जिन बॉटम भी करते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर और प्रॉपर्टी लगाएंगे। हाइट को हाइट सेट करते हैं HEIGHT, हाइट इजकल टू मान लीजिए 50 पिक्सल, ठीक है, PX लिख दिए और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हाइट दिया 20 पिक्सल और इसके अंदर मार्जिन आ गया, ठीक है। और मार्जिन राइट भी कर देते हैं कि राइट से मार्जिन कैसा हो, तो मार्जिन राइट, ठीक है। और इस मार्जिन राइट में हम करते हैं 20 पिक्सल। अब आपके सामने जो आउटपुट दिख रहा था, देखिए यहाँ पर अभी हुआ क्या, मार्जिन लेफ्ट से दिया, राइट में इन कर गया वहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, कोडिंग शर्मा इज अ यूट्यूब चैनल,
ठीक है चैनल। तो यहाँ पर मार्जिन राइट काम नहीं कर रहा है ना, तो मार्जिन राइट इस पर MARGIN मार्जिन MAR ठीक है RGH राइट टॉप 20 पिक्सल ये नहीं यहाँ पर काम कर रहा है, तो उसको हम बताएंगे आगे। ठीक है इस तरह से ये जो है काम कर गया, इसको मिटा के वापस हम इसमें चलते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो ये दिख रहा था हेलो, ये इस तरह से हो गया। अब अगर मार्जिन इसमें हम टॉप लेते हैं, पैडिंग टॉप से हम करते हैं 20 पिक्सल। अब इसको सेव करते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए टॉप से आप 20 पिक्सल आ गया। उसी तरह हम चारों तरफ सेट कर लेंगे, पैडिंग बॉटम इसको मान लीजिए यो 20 पिक्सल ही कर देते हैं, चारों तरफ से बराबर रहेगा। 20 पिक्सल कर दिए। अब इसको सेव किए, फिर से देखिए ये इससे भी आ गया। अब क्या है, राइट से भी अगर करना हो हमको तो इसमें आएंगे और यहाँ लिखेंगे पैडिंग राइट, ठीक है, और राइट से कर देते हैं 20 पिक्सल। और राइट पर क्या होता है वो देख लीजिए आउटपुट। यहाँ से सेव किए, राइट में नहीं किया क्योंकि टेक्स्ट यहाँ तक यही कम में छोटा ही टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है बड़ा नहीं है, टेक्स्ट जो है यह इतना ही बड़ा है। अगर यहाँ से यहाँ तक रहता तो पता चल जाता। तो यही है बॉक्स मॉडल, और इसी बॉक्स मॉडल के तहत हम कोई भी अरेंजमेंट करेंगे, वेबसाइट के अंदर बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको और भी डिटेल में हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी इतना ही रहने दीजिए और चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, समझते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है वो क्या है, अगला जो टॉपिक है आपका बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमको क्या करते हैं, अगर हमको एक पेज बनाए हुए हैं, इस पेज में के बैकग्राउंड के अंदर अगर हम कोई फोटो लगाना है, इमेज लगाना है ना, कोई पिक्चर लगाना है ना, तो उसके लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यही है बैकग्राउंड हाइफन इमेज प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए इतनी तरह से एग्जांपल कुछ दिया है। बैकग्राउंड बॉडी के अंदर लगाना, बैकग्राउंड इमेज कोलोन यूआरएल देंगे। यूआरएल का मतलब इनफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है फुल फॉर्म। इसमें उस पेज का क्या कहते हैं, जो भी इमेज लगाना है उस इमेज का नाम दे दिए। उसके अलावा ये क्या लिखा, नो रिपीट। नो रिपीट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए छोटा सा इमेज है, अगर मेरा छोटा सा इमेज है तो क्या होगा, इतना ही दूर आके फिट हो जाएगा, बाकी पर खाली, बाकी पर फिर छोटा छोटा इसी को छोटा छोटा होते चला जाएगा। तो ये हो जाएगा नो रिपीट। नो रिपीट करेंगे तो वो यहाँ से शुरू होकर अंत इंड हो जाएगा। उसका टॉप है, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, नो रिपीट करेगा, ये चीज़ है। और यहाँ पर यही है लोगो, नो रिपीट, फिक्स्ड अटैचमेंट फिक्स होना चाहिए, उसके ओवरराइड नहीं होना चाहिए, माने वो मूव करेंगे कर्सर। ये देखिए अटैचमेंट फिक्स का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए स्क्रॉल बार करते हैं तो मेरा इमेज अगर इतना ही छोटा है ना तो वो इतना ही दिखेगा, जब स्क्रॉल करेंगे तो फोटो ऊपर चला जाएगा और नीचे ब्लैंक मिलेगा विदाउट फोटो। अगर हम ये कर देते हैं काम तो वो जब जब स्क्रॉल करेंगे तब तक वो रहेगा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्लेयर है, तो हम इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वापस आ गए हैं। अब इसमें देखिए कि इसी के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज लगा देते। देखिए बॉडी है ना, इसी बॉडी में हम लगाते हैं स्टाइल इजकल टू बैकग्राउंड, ठीक है, इमेज, ठीक है, कोलोन URL, और इस URL का नाम दे देंगे। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पर देखते हैं हमारे सिस्टम में कहाँ पर कोई इमेज है। तो देखिए मेरे सिस्टम में C ड्राइव, यूट्यूब चैनल और इमेजेज, और इसके अंदर थंबनेल है। इस थंबनेल के अंदर कोई भी थंबनेल हम यहाँ से उठा ले, जैसे मान लीजिए यही इमेज है मेरा, तो इस इमेज का हम थोड़ा नाम चेंज कर दे, IMG एक्सटेंशन देख लेते हैं क्या है। तो एक्सटेंशन है इसका .jpg है। तो img.jpg मेरा कहाँ है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे URL को, और इस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे आके। ठीक है, बस यहाँ पर पेस्ट करेंगे सिंगल कोट के अंदर, और इसको बैकग्राउंड फॉरवर्ड स्लैश को बैकवर्ड स्लैश को फॉरवर्ड कर देंगे, और थंबनेल, और इसके अंदर है img.jpg। ठीक है, अब इसको सेव किए। अब देखिए पेज पर आके आउटपुट पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वो फोटो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। देखिए क्या नहीं आया, क्या नहीं आ पाया, तो क्यों नहीं आया, अब इसका कारण क्या है, तो उसको आप देखिए स्पेलिंग देख लेते हैं। बैकग्राउंड BACKGROUND, बैकग्राउंड इमेज URL में दिए, URL में ब्रैकेट होगा इसके अंदर, ये ब्रैकेट यहाँ छूट गया था और यहाँ तक ठीक है। अब आ जाना चाहिए, देखिए सही से सिंटेक्स में फॉलो के, देखिए आपके सामने इमेज आ चुका है। ठीक है,
यही इमेज जो है बैकग्राउंड इमेज में आके सेट हो गया और उसके ऊपर से ये टेक्स्ट दिख रहा है। इस टेक्स्ट नहीं दिख रहा था, इसको कलर कर दीजिए आप। इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, कलर इजकल टू वाइट। ठीक है, वो प्रॉपर्टी डिफाइन किए तो आपको ये आप दिखेगा आराम से, ये बैकग्राउंड में इमेज लग गया। इसी तरह बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है। मेरा इमेज ये बड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक फिट हो गया। लेकिन अगर देखिए नीचे देखिए ये अलग से एक लेयर दिख रहा है, माने ये फोटो अब रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसीलिए अगर हम इसमें और प्रॉपर्टी कर देंगे नो रिपीट, REPEAT, नो रिपीट कर दिए तो अब ये क्या होगा, रिपीट नहीं करेगा। एक मिनट, स्पेलिंग गलती हो गया क्या, URL और नो रिपीट। इसमें देखिए क्या प्रॉपर्टी था कि नो रिपीट, नो हाइफन देके रिपीट था, तो यहाँ से नो रिपीट और फिर टॉप लेफ्ट भी कुछ प्रॉपर्टी था। बैकग्राउंड रिपीट करके प्रॉपर्टी लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट, तब ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं सेमी कॉलन दे के। अब यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट REPEAT और इस कोलोन और नो रिपीट कर दिए। तो अब ये क्या होगा, ये देख लीजिए आप। आपके सामने फोटो आ गया, रिपीट नहीं है फोटो। छोटा सा फोटो लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बैकग्राउंड इमेज हम सेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक पर समझते हैं। और देखिए आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टैग है और सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो लेटेस्ट जो वेबसाइट जो बन रहा है मॉडर्न टाइम में, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो टैग है ना, उसको कहते हैं डिव टैग कहते हैं। ये डिव को हम लोग समझ लीजिए कि डिव क्या है। एक मिनट, देखिए डिव टैग जो है ना, डिव टैग, इसको हम डिवीजन टैग कहते हैं। इसको डिवीजन टैग कहते हैं। जो ब्राउज़र के अंदर जो डेटा होता है, उस डेटा को वर्चुअली तौर से ब्राउज़र को डिवाइड करने का काम करता है और हर एक इंडिविजुअल डिवीजन के अंदर डेटा को फिट करने का काम करता है। सबसे ज़्यादा यूज होता है इस डिव टैग के अंदर। पहले इसका कुछ वर्किंग देखते हैं। डिव शॉर्ट फॉर डिवीजन, मतलब इसको शॉर्टकट में डिवीजन को डिव करते। एलिमेंट डिफाइन लॉजिकली डिवीजन, देखिए हमने वर्चुअल बोला, वही लॉजिकल वही चीज़ है। इन अ वेब पेज लॉजिकली डिवीजन करना हो, वर्चुअली करना हो, तो उसके लिए वेब पेज पर, तो इसके लिए हम डिव टैग यूज करते हैं। द डिव टैग इज यूज्ड एज अ कंटेनर। कंटेनर, देखिए कंटेनर का मतलब होता है वैसा लेयर जिसके अंदर कंटेंट होता है, चिपकता है कंटेंट, जिसको हम फिट करते हैं। ठीक है, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, वो बोर्ड अवेलेबल है और उस पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने हम प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन के अंदर जो डेटा दिख रहा है और उसके अंदर लिख पा रहे हैं, तो लिखने का मतलब कंटेंट फिट कर रहे हैं। और वो जो लेयर व्हाइट कलर का आपको सामने दिख रहा है ना, ये है कंटेनर। तो कंटेनर के ऊपर कंटेंट पेस्ट किया जाता है। तो कंटेनर बनाने के लिए हम लोगों को डिव टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर देखिए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, इट इज नॉट सीन ऑन वेब पेज। डिव टैग का वर्किंग वेब पेज पर नहीं दिखता है कि हो कैसे रहा है, सिर्फ डेटा का अरेंजमेंट कर देता है। बट वर्क बिहाइंड द सीन टू ऑर्गेनाइज द लेआउट of a web page and certain way. It act a lot like a element by placing new lines before and alter the division, और division can be multiple paragraph। इस तरह से div tag का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर div tag के बारे में हम थोड़ा डिटेल कर दे, जैसे मान लीजिए कि ये ब्राउजर है, इस ब्राउजर के अंदर हमको अगर डिवीजन करना है कि इस तरह से ये जो लेयर है ये आ जाए हेडर है, इस पर कुछ अलग प्रॉपर्टी आ जाए। इधर से हम लेफ्ट है, इस लेफ्ट पर अलग कोई प्रॉपर्टी आ जाए। इधर है राइट, इस राइट पर अलग प्रॉपर्टी आ जाए और नीचे एक फूटर बना देते हैं, इस फूटर पर अलग प्रॉपर्टी आ जाए। और ये बॉडी है, इस बॉडी पर कोई अलग प्रॉपर्टी आ जाए। तो इस तरह से अगर ब्राउज़र को हम डिवाइड करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिव टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को डिव टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप याद रखेंगे और इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में जो भी वेबसाइट बनाया जाता है, खास करके फ्रंट एंड, उसमें बूट स्ट्रैप का कॉन्सेप्ट लाया माने अप्लाई किया जाता है।
उसके अलावा CSS के अंदर भी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, जिसमें डिफरेंट स्क्रीन पर भी अगर जाए, छोटे स्क्रीन से लेके बड़े स्क्रीन, मैंने छोटा बड़ा स्क्रीन का मतलब लैपटॉप हो गया, टीवी एंड्रॉयड टीवी हो गया, और छोटा स्क्रीन का मतलब हो गया मेरा फ़ोन हो गया, ठीक है। तो इस पर क्या कहते हैं, उस पर जो है ना जितने डिफरेंट स्क्रीन पर अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, डिव टैग का इस्तेमाल तो डिव टैग का अभी चलते हैं, वर्किंग देखते हैं, और इस तरह से हम एक अरेंजमेंट आपके सामने जो हम बताए हैं ना, इस तरह से हम अभी करके दिखाएंगे, और तब आपको डिव टैग का वर्किंग समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए, और अगला थोड़ा कौन सा टॉपिक है वो देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो स्पैन टैग है, इसको भी देख लेते हैं, साथ ही में दोनों को प्रैक्टिकल कर लेंगे। स्पैन टैग, देखिए डिव टैग कंप्लीट एक कंटेनर देता है, ये नहीं, स्पैन टैग जो है ना, डिव टैग था वो कंटेनर दिया था कंप्लीट, लेकिन स्पैन टैग जो है ना इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट को हाईलाइट करना हो, उस पर वर्किंग करवाना हो, तो उसके लिए हम इसका स्पैन टैग का यूज करते हैं। क्या लिखा है, स्पैन टैग एलिमेंट इज वेरी सिमिलर प्रॉपर्टी टू द इन दैट द चेंजेज स्टाइल टेक्स्ट एंड इनक्लोज बट विदाउट एनी स्टाइल एट्रीब्यूट नॉट क्लियर। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम H1 एक टैग दिए और इसके अंदर हम एगो माई एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस H1 के अंदर अगर हम CSS डिफाइन करते हैं ना, तो वो CSS तो अप्लाई होगा ही होगा, और साथ साथ ये H1 का भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर जाएगा, मतलब इसको हेडिंग बना देगा। लेकिन हम वैसा टैग का हमको तलाश है जिसका अपना कुछ प्रॉपर्टी न हो, और उसमें अलग से जो CSS डिफाइन करे उसके अकॉर्डिंग ही काम करे, तो उसके लिए स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या बोला उसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे देखिए, अगर एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं हेलो, पैराग्राफ टैग के अंदर हेलो लिख दिए, तो अब क्या होगा, इस पैराग्राफ टैग के अंदर अगर कोई CSS को डिफाइन करते हैं ना, तो CSS तो इस टेक्स्ट पर तो अप्लाई हो ही जाएगा, बट इस पैराग्राफ का भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। जो एक प्रॉब्लम का बात है, कभी अगर जरूरत पड़ गया कि हम जिस तरह से CSS का डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ CSS का प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, हम अपने अकॉर्डिंग यूज के अकॉर्डिंग डिफाइन किए हैं, लेकिन पैराग्राफ तो हम डिफाइन नहीं किए, प्री डिफाइन है। अगर इसके मदद लेते हैं उसको बनाने में, तो क्या होगा, इस पैराग्राफ का भी यूज हो जाएगा, वहां पर उसका भी प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो जाएगा, इनबिल्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें उसका जो प्रॉपर्टी इनबिल्ट ना हो, जो हम डिफाइन करें सिर्फ वो आए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, स्पैन, SPAN, स्पैन टैग है। कंप्यूटर में एक टर्म है स्पैम, वो क्या है, अनवांटेड ईमेल जो हम लोग को आता है, मिलता है, वो कहलाता है अनवांटेड मेल। और ये जो टूटा फूटा जो मेल होता है, जो मतलब समझो प्रॉब्लमेटिक मेल, जो सही से वो किसी के पास पहुंच नहीं पाया, वो किसी कारणवश मेल सेंड करने की ड्यूरेशन में ही कोई टूट फूट गया या प्रॉब्लम हो गया उसके अंदर, तो वो मेल को स्पैम कहते हैं, लेकिन यहाँ स्पैन टैग है HTML का। तो इस स्पैन टैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इस सारे का प्रैक्टिकल दोनों का हम अभी करके दिखाएंगे, और एक चीज एक मेन पेज हम डिजाइन करेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसको करने के लिए हम आ गए हैं नोटपैड पर। एक ये HTML है, इसमें टाइटल सेट के डिव टैग एग्जाम्पल, और इसमें हम करेंगे अब काम, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर हम चलते हैं और डिव टैग का यूज करते हैं डिवीजन करने के लिए। तो मैंने बताया था डिव, और मान लीजिए यहाँ पर एक ऊपर में डिव के अंदर एक था हेडिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या है, डिव एक बना दिए हैं, इसके अंदर मान लीजिए देते हैं कुछ भी, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का नाम BRABU मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये एक दिए, और इसके अंदर हम हेडिंग सेट कर देते हैं, और इस तरह से ये क्या है, H1 क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और इसको सेंटर कर देते हैं सेंटर किए। अब देखिए, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सेंटर टैग हो गया। अब इसको हम चलते हैं बारी बारी करके दिखाते हैं। आपके सामने पेज जब रिफ्रेश होगा, BRAB मुजफ्फरपुर आ गया। अब ये एक लेयर बनेगा, ये कलर कलर से बनेगा, तो उसको दिखाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, CSS के प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर हम अलग से एक नोटपैड के फाइल भी बना लेंगे, CSS का अलग एक्सटर्नल CSS। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ से ले आए हैं फाइल। अब इसमें हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, एक डिव बनाते हैं, एक डॉट क्लास डिफाइन करते हैं, वेरिएबल मान लीजिए इसका नाम देते हैं हेडर, और इसके अंदर हम चलते हैं और प्रॉपर्टी को बताते हैं, लिखते हैं बैकग्राउंड कलर
इक्वल टू रेड, हेडिंग है तो रेड कर देते हैं। कलर को कर देते हैं, उसके अंदर जो कलर ऊपर लिखा होगा व्हाइट कर देते हैं, इसे क्लियर दिखेगा। उसके बाद उसका हाइट क्या होगा वो हाइट देते हैं, हाइट दे देते हैं मान लीजिए 15%, 15% दे दिए। उसके बाद विड्थ कर दिए WIDTH, विड्थ कर दिए 100%, जितना मॉनिटर का स्क्रीन है उतना आ जाएगा, ये 100% किए। अब इसको सेव कर लेंगे, जहाँ पर वो HTML का प्रोग्राम बना वहीं पर सेव करते हैं, मान लीजिए style.css फाइल एक्सटेंशन लगा देंगे, एक्सटेंशन CSS मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। चलिए अब इसको हम लिंक कर लेंगे। यहाँ पर लिंक करने के लिए हम आ जाएंगे इस हेड सेक्शन के अंदर और लिखेंगे लिंक टैग, लिंक href, इसके अंदर उसको एक्सेस कर लेंगे style.css और रिलेशन में लिख देंगे rel, रिलेशनशिप किसका है तो स्टाइल सीट का है, SHEET, और इसको हम डबल कोट में दे दें। देखिए अब क्या होगा, ये इंक्लूडेड हो गया। अब पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो गया, अभी कुछ अप्लाई नहीं हुआ। तो अभी लिंक टैग को क्लोज भी तो करना था, तो लिंक को यहाँ से हम क्लोज कर ले, ठीक है। अब देखिए क्या ये अप्लाई होगा, फिर से नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर अगर लिखते हैं स्टाइल, और यहाँ पर ये जो टैग है वो स्टाइल टैग के अंदर आ जाएगा, स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सेव आप करते हैं तो आप काम कर जाना चाहिए। देखिए नहीं किया वर्किंग, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्या लिखा है, लिंक href, हेड रेफरेंस style.css, रिलेशन स्टाइल सीट का है और लिंक टैग को क्लोज कर दिए हैं। तो चलिए हम कोड क्या डिफाइन किए, वो CSS है क्या, ये CSS है ही, इसको एडिट करते हैं तो ये CSS का हेडर है। ओहो मैंने ये तो अप्लाई हो गया, बट हेडर को यूज तो करेंगे। तो इस डिव के अंदर आके क्लास इक्वल टू जो हम बनाए थे, क्या बनाए थे, हेडर। आप देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं, अभी भी अप्लाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है समझिए कि ये स्टाइल नहीं होगा। लिंक यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, लिंक करने के लिंक में हमको स्टाइल टैग नहीं लगाते हैं। अब देखिए अप्लाई आपके सामने हो गया। BRE व्यू का ये जो बैकग्राउंड कलर दिया, और हमने क्या क्या किया है उसको हम थोड़ा बता दूं, इसको मिनिमाइज करके इसको देखिए ऐसे। यहाँ क्या हुआ कि हेडर क्या है, एक प्रॉपर्टी बना और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड किए, देखिए बैकग्राउंड कलर रेड दिख रहा है, कलर व्हाइट कर दिया, मैंने इसमें जो फॉन्ट है फरगन का BREB मुजफ्फरपुर, वो क्या हुआ व्हाइट हो गया। फिर हाइट 15%, मतलब ये जो हाइट ऊपर से दिख रहा है ना 15-15% है, मतलब ये वेब पेज है ना पूरा 100% होगा। कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो उसका उस पेज का 15% हाइट लेके ये चीज़ बना दिया है, और विड्थ 100% कर दिया, मैंने यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक ये इंड है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर इसमें देखिए आपको क्या हो रहा है, BRE व्यू पूरा ऊपर से सटा हुआ मिल रहा है, अगर हम उसको बीच में कर दे तो इसके लिए क्या करेंगे पता है, अभी जस्ट बताए हैं मार्जिन टॉप कर देते हैं, मार्जिन टॉप कर देंगे, और इसमें हम कितना कर दें, मान लीजिए 25% मार्जिन कर देते हैं। इस पेज को अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने देखिए मार्जिन से ये कंटेंट भाग गया। अभी जस्ट बताए थे बॉक्स मॉडल, मार्जिन से वो कंटेंट पूरा लेयर भाग दिया, लेकिन हमको मार्जिन नहीं चाहिए, हमको उस टेक्स्ट का चाहिए। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, पैडिंग लगाना पड़ेगा। इस मार्जिन को हम हटा दें, मार्जिन अभी जरूरत नहीं है हमको, पैडिंग PADDING, पैडिंग टॉप कर दिए 25%। अब देखिए ये 25% को करके इतना बड़ा कर दिया, तो अब इसको थोड़ा सा हम साइज को बहुत ही कम कर दें, मान लीजिए 5%। देखिए 5% भी ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर इसको 2% करते हैं, ठीक है। और देखिए 2% आ गया। अब नीचे भी थोड़ा सा स्पेस हो जाए, तो इसके लिए हम करते क्या है, मार्जिन एक बॉटम भी लगा देते हैं, पैडिंग बॉटम, PADDING, पैडिंग बॉटम कर दिए, और इसमें हम कर देते हैं 2% बॉटम से भी, सेव किए, और यहाँ से 2% बॉटम से, देखिए आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसमें अगर हम, अब देखिए मार्जिन जब लगा दिए ना, तो ये हाइट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, काम कर जाना चाहिए। देखिए कोई हाइट का फ़ायदा नहीं है, अब जो मार्जिन लगा ही दिए तो हाइट छोड़ दी। तो इस तरह से ये कंटेंट बन गया। अब हम लेफ्ट का एक लेयर लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेयर फिर से डिफाइन करेंगे इस CSS के अंदर। तो इसके अंदर आते हैं, लिखते हैं लेफ्ट, और यहाँ पर हम इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। चलिए इसको हम इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं, चाहे छोड़िए हम नया प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं।
बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं, जिससे अलग दिखेगा ग्रीन। उसके बाद क्या है, विड्थ कर देते हैं WIDTH, विड्थ जो है इसका 15% करते हैं। और हाइट जो है HEIGHT, हाइट जो है ना ये कर देते हैं 2 और 2 4, और इसके अंदर टेक्स्ट है तो हाइट मान लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए इसको 70% कर देते हैं हाइट, बाद में हम चेंज कर लेंगे, देख लेंगे। और इस पर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर कर देते हैं, कलर मान लीजिए कि क्या है, ग्रीन है ना, ग्रीन पर ब्लैक अच्छा दिखेगा, BLAC की, ठीक है। अब लेफ्ट को हम अप्लाई करते हैं, तो चलिए लेफ्ट को अप्लाई करके इसमें आते हैं। अब इसमें एक और डिव डिफाइन करेंगे, यहाँ पर डिव क्लास इजकल टू लेफ्ट। अब यहाँ से ये डिव को क्लोज किए। अब देखिए इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देंगे तब ना क्लियर होगा। मान लीजिए कि यहाँ लिखते हैं दिस इज लेफ्ट सेक्शन, ठीक है, एक नॉर्मल लिख दिए टेक्स्ट बिना टैग का। अब इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो क्या हो गया, देखिए लेफ्ट सेक्शन तो दिखा, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाया, क्या नहीं ना हुआ। क्या हुआ, क्लास इजकल टू डिव, और डिव का अंदर क्या क्या दिए थे उसको थोड़ा देख ले। और इसको हम क्या सेव किए थे, यहाँ से सेव कर देंगे, सेव हो गया। क्या है, बैकग्राउंड BAC की GR, स्पेलिंग देखिए GR होगा ना, ROUND, बैकग्राउंड कलर कर दिए। अब इसका काम कर जाएगा, यहाँ देखिए, ये देखिए आपके सामने एक सेक्शन बन गया, बैकग्राउंड लेफ्ट कर दिया, और यहाँ बॉटम थोड़ा सा 70 कितना परसेंट किए, 70% किए, 75 कर देते हैं, थोड़ा सा और बेहतरीन दिखेगा। 75 किए, फिर फूटर भी लगाएंगे। अब हम चलते हैं, मार्जिन करते हैं, एक लेयर लेते हैं राइट साइड का। तो राइट साइड का लेयर लेने के लिए चलते हैं, तो राइट के लिए आप एक और डिफाइन कर लेंगे, डॉट राइट। और इसमें हम राइट में यही सेम प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं, कलर अलग कर देंगे खाली, ठीक है, बस कलर कर देते हैं येलो, ठीक है, चाहे वो येलो थोड़ा सा अजीब कलर लगेगा, ब्लू कर देते हैं, और सेम सब चीज़ है। अब यहाँ पर आएंगे और इसमें एक फिर से एक सेक्शन बना लेंगे, इसको कॉपी करके, और वापस हम एक सेक्शन बना लेते हैं, लिख देते हैं राइट। अब लिख देते दिस इज राइट सेक्शन। अब इसको जब सेव किए यहाँ से, तो देखिए राइट में तो यहाँ पर राइट में नहीं आया, नीचे आया, देखिए नीचे चला गया। ये जाना कहाँ चाहिए, यहाँ जाइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी और है जिसको लगा देंगे इसके अंदर, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट करेगा, फ्लोट राइट, राइट कर देंगे। और इसके अंदर फ्लोट लगा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही होता है, लेकिन इसमें फ्लोट लगा देंगे, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के काम कर जाएगा। देखिए आराम से आपके सामने एक अरेंजमेंट आ गया। ये राइट प्रॉपर्टी हो गया। अब हम फूटर लगाते हैं, तो चलिए फूटर को भी देख लेते हैं। तो डॉट फूटर, और यहाँ पर फूटर का बैकग्राउंड कर देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, कलर क्लोन, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं मान लीजिए येलो। चलिए उसके अंदर इसका हाइट कितना दे दे, हाइट कर देते हैं, इसका हाइट कर देते हैं 5%, 5% ज़्यादा हो जाएगा, 2% करते हैं। और इसके अंदर हम कलर कर देते हैं मान लीजिए कलर है ना रेड, फॉरग्राउंड कलर रेड कर देंगे। और विड्थ जो है WIDTH, विड्थ को कर देते हैं 100%, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक हो, और ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, और देखिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे डिव क्लास इजकल टू फूटर, फूटर डिफाइन किए हैं, और यहाँ से क्या होगा, डिव को क्लोज कर देंगे। अब लिख देंगे दिस इज फूटर सेक्शन, ठीक है, सेव किए। आके पेज पर रिफ्रेश जब करेंगे तो देखिए क्या हुआ, फूटर फिर से लग रहा है बैकग्राउंड कलर का स्पेलिंग गड़बड़ आ गया क्या, देखिए BAC के GROUND हाइपन कलर येलो सेमी कलर दे देंगे यहाँ पर। तो अब ये अप्लाई हो जाना चाहिए, देखिए येलो हो गया। लेकिन क्या हुआ, फूटर यहाँ से आना चाहिए, एक चला गया ऊपर। इसमें एक और एक प्रॉपर्टी है, उसको लगा देंगे, वो कहता है क्लियर, क्लियर प्रॉपर्टी है, फ्लोट जो हो रहा था उसको क्लियर करके बोथ कर देंगे, वो दोनों के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए,
अब क्लियर बोथ किए तो देखिए फुटर लग गया और ये फुटर सेक्शन पर आराम से काम हो गया। तो समझ में आ गया होगा। और अब इस सेक्शन पर हम लोग कोई भी चीज़ बनाएंगे उस सेक्शन में हम देंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, अगर उस बीच वाले सेक्शन पर करेंगे तो फुटर के बीच में आके हम यहाँ पर कोई भी काम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटर, यहाँ पर H1 टैग लगा देते हैं, लिखेंगे मान लीजिए यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर H1 को क्लोज कर देते हैं और सेंटर को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए इस पेज को रिफ्रेश किए और यहाँ से लगा, देखिए लॉगिन स्क्रीन आ गया इसके बीच में। अब इसके अंदर आके हम क्या करते हैं ना, एक लेबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम और सेंटर के अंदर ही कर देते हैं, ये कट करके यहाँ से सेंटर में डाल देते हैं। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, है ना। उसके बाद प्लेस होल्डर, इस सब HTML पढ़ा चुके हैं। प्लेस होल्डर इक्वल टू प्लीज फिल दी यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम किए, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सेमीकोलन कर दिए, थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में। अब सेव किए और वापस आके इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक यूजर स्क्रीन बना, इसमें लिखा प्लीज़ फिल यूजर नेम, ठीक है। अब इसी तरह हम चलेंगे और क्या करते हैं, एक बॉक्स और बनाएंगे और यहाँ पर हम BR टैग लगा देते हैं, BR टैग लगा के और यहाँ से हम पासवर्ड के लिए बना देते हैं, पासवर्ड, और टाइप को चेंज कर देंगे। टाइप में पासवर्ड अगर कोई होता है तो टाइप उसका हो जाता है पासवर्ड, ठीक है। और प्लीज़ फिल दी पासवर्ड, यहाँ से लिख दिए प्लीज़ फिल दी पासवर्ड। अब इसको सेव किए, पेज पर आके रिफ्रेश करेंगे तो एक बॉक्स और बन के दिखेगा आपके सामने, ठीक है। इस तरह से हो गया। और बटन एक बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद एक बटन बनाते हैं लॉगिन का, या साइन इन का, एक BR टैग लगा के उसके अंदर बटन बना देंगे, बटन और साइन इन, साइन SIGN, साइन इन कर दिए। अब यहाँ से बटन को क्लोज कर देते हैं और इस बटन को यहाँ से देखिए रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने एक बटन भी बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, अरेंजमेंट थोड़ा सा अगर इसको बढ़िया से दिखाना है ना तो हम HTML में टेबल टैग बताए थे, उस टेबल का यूज कर लेके अभी कर देते हैं। देखिए टेबल के लिए टेबल HTML में उसे हम बता चुके हैं, इसको नहीं देखे हैं देख लीजिए जाके। और बॉर्डर कर देते हैं मान लीजिए 1, बॉर्डर 1 फिलहाल करके, और इसके अंदर TR और TD, इस TD के अंदर यूजर नेम दिए और यहाँ से TD को क्लोज कर देंगे, फिर से TD खोलेंगे और इसमें ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर TD क्लोज हो जाएगा, फिर से एक TR भी क्लोज हो जाएगा, रो क्लोज हो गया। अगला रो खुलेगा, उसमें अब इस पास अगला रो का अगला कॉलम खुलेगा और इसके अंदर आ जाएगा पासवर्ड, और ये पासवर्ड आ गया TD। अब फिर से एक TD खुलेगा और उसके अंदर ये बॉक्स आ जाएगा और ये बॉक्स में TD को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, फिर से एक रो बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बटन बनाना है, बटन है तो उसके लिए एक नया रो खोलेंगे, एक नया कॉलम खोल देते हैं TD, उसके अंदर ये बटन डाल देंगे, ये ब्रेक हटा देते हैं और यहाँ से बटन हो गया। बटन को TD क्लोज कर देंगे, TR क्लोज हो जाएगा, उसके बाद टेबल क्लोज हो जाएगा। देखिए इतना जल्दी हम इतना सारा टाइप कर दिए, ये हम पहले बता चुके हैं इसलिए हम फास्ट काम किए। आप नहीं देखें वहाँ जाइए, हम कंप्लीट धीरे धीरे बताएं, समझ अच्छे से दिए। यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। अभी इसको रिफ्रेश किए, देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट में बॉर्डर आ गया ना, तो बॉर्डर को हम अब 0 कर देते हैं। बॉर्डर लगा के दिखा दिए थे, वैसे आपको नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 होगा। आप 0 दिए, इसको सेव किए तो आप देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है, ठीक है। तो ये लॉगिन स्क्रीन बना और ये डिव डिवीजन टैग के मदद से हम इस तरह के स्क्रीन को बना सके हैं। अब अगर स्पैन टैग को भी हम अगर देखें तो चलिए एक स्पैन टैग लगा के दिखाते हैं। यहाँ पर इसी के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्पैन टैग लगाते हैं, ब्रेक करके 2 लाइन ब्रेक कर देते हैं। हेलो, चलिए हम लिखते हैं आर यू, एक मैसेज देते हैं आर यू न्यू यूजर, बोलते हैं क्या तुम न्यू यूजर हो, तो व्हाट, ठीक है। तो एक छोटा सा स्पैन टैग लगा दिए हैं, ठीक है।
और यहाँ पर स्पैन लगा दिया, अभी कोई वर्किंग नहीं दिखेगा, सीधे सीधे टेक्स्ट आ जाएगा, बात खत्म, आर यू न्यू दिखा दिया। अब चलिए इस स्पैन के अंदर हम एक CSS डिफाइन कर लेते हैं इस इधर, यहाँ पर लेंगे एक डाटा नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं कलर, कलर करते हैं ग्रीन, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं करते हैं। अब क्या कुछ और प्रॉपर्टी लगा दें, लगा सकते हैं जैसे हम पढ़ाए बॉक्स मॉडल के अंदर। तो चलिए मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट करते हैं, मान लीजिए 40 पिक्सल, 40 पिक्सल कर दिए लेफ्ट से। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप छोड़ दीजिए, टॉप तो ऑलरेडी है, ब्रेक कर दिए हैं। उसके बाद क्या है, बॉर्डर कर, बॉर्डर लगा देते हैं इसके अंदर, बॉर्डर है ना, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर कर दिए, बॉर्डर कलर करते हैं मान लीजिए रेड। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल करते हैं सॉलिड, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद पैडिंग लगा देते हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट इसमें दे देते हैं मान लीजिए 10 पिक्सल। फिर पैडिंग, पैडिंग राइट, पैडिंग राइट नहीं, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। अब इस तरह से पैडिंग बॉटम भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से ये बना। अब इस डेटा नाम का वेरिएबल को उस स्पैन टैग में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये स्पैन टैग यहाँ पर है, इस स्पैन में आके लिखेंगे क्लास इक्वल टू डेटा, ठीक है। सेव किए Ctrl+S से। अब इसके आके ब्राउजर पर रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने दिख रहा है, और ये मार्जिन लग गया। कलर नहीं दिए इसको, इसलिए कलर नहीं काम किया है। तो आते हैं क्या, कलर डिफाइन किए थे, बॉर्डर कलर, बॉर्डर का स्पेलिंग गलती है, बॉर्डर ये हो जाएगा, ग्रीन में सेमी कलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब स्पेलिंग सब सही है, बॉर्डर इसमें भी देखिए बॉर्डर BORDER, ठीक है। अब सब काम कर जाएगा। अब इसको रिफ्रेश करेंगे और ये आसानी से आपको बेहतरीन दिख गया। किस तरह से मार्जिन लिया, आप तो देखिए कितना दूर भाग गया ये, ऐसा क्यों हुआ। तो इसको हम क्या दिए थे, सेंटर टैग के अंदर क्या डाल दिए हैं, सेंटर टैग तो बंद है। उसके बाद ब्रेक करके स्पेन डेटा, क्लास इक्वल डेटा, मार्जिन में कितना दिए हैं वो देख लीजिए, लेफ्ट में 40% दे दिए, इसीलिए तो इतना बड़ा भाग गया। पिक्सल कर दीजिए, परसेंटेज वो मॉनिटर के स्क्रीन से भागता है। अब पिक्सल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया। मार्जिन टॉप तो है, लेफ्ट भी है, और बॉटम दिए थे क्या, BOTTOM होता है स्पेलिंग, ठीक है, 10 पिक्सल। इसको हम पेज को आप रिफ्रेश करके फिर से ओपन किए तो आप देखिए, और मार्जिन राइट भी कर देते हैं तो और बेहतरीन दिखेगा। एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं, मार्जिन है पैडिंग राइट, सॉरी पैडिंग राइट, और पैडिंग राइट में भी हम 10 पिक्सल कर देते हैं। तो चारों तरफ से उस बॉर्डर के अंदर 10-10 पिक्सल का वो स्पेस ले लेगा। देखिए कितना बेहतरीन ये टेक्स्ट दिख गया। तो स्पैन टैग, डिव टैग और बेसिक बैकग्राउंड इमेजेज, ठीक है, उसके इस सारा कॉन्सेप्ट को आज हम बेसिक सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहे बैक टू बैक। जैसे अब इसमें CSS में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, CSS इन एडवांस कॉन्सेप्ट। इसमें अब CSS का और भी ढेर सारा प्रॉपर्टी पर आएंगे। देखिए बिगनर लेवल था ये वीडियो, इसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी सीखे और उस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि CSS के प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर, वो इस बेसिक बिगनर लेवल के वीडियो से क्लियर हो गया होगा। लेकिन एडवांस लेवल का जो वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, उसमें CSS का एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस लेवल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टी को इस बिगनर लेवल के प्रॉपर्टी पर ही अप्लाई कर पाएंगे। माने उसी वही आईडी सेलेक्टर, वही क्लास सेलेक्टर, वही डिव टैग, वही स्पैन टैग रहेगा जो आज पढ़ाए हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा। प्रॉपर्टी बदलने कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे देखिए आपके सामने ये दिख रहा है, ये सब जितना भी है ये प्रॉपर्टी तो है CSS का, तो हम बेसिक प्रॉपर्टी बताए हैं। इसके अलावा और भी एडवांस प्रॉपर्टी है जो हम एडवांस CSS में लेके आएंगे अगले वीडियो से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहे। थैंक यू।